लोग कुछ लीगल के जीके डिस्कस करेंगे, कुछ करेंटली जो कंट्री में हो रहा है। ओके, तो द फर्स्ट वन इज इन रेफरेंस टू द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। ओके, तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने रिसेंटली इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। ओके, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। एंड ये जो वर्डिक्ट था ये 5 जज बेंच का था। ओके, 5 जज बेंच जिसे हेड किया था हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ जी ने। ओके, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ये जानना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते क्या हैं। ओके, तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर मनी इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि प्रॉमिसरी नोट्स। ओके, जो कि हम या फिर कोई कंपनी बाय कर सकती है फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास ये अथॉरिटी है कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इशू कर सकती है। इसके थ्रू लोग पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देते हैं एंड फाइनली ये पॉलिटिकल पार्टी उन बॉन्ड्स को इनकैश करती है। ओके, अब यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है सिर्फ वही इनको रिडीम कर सकती है। नाउ ये जो स्कीम है इलेक्टोरल बॉन्ड्स की, ये लॉन्च हुई थी 2018 में टू क्लियर की पॉलिटिकल फंडिंग। थोड़ी ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए पॉलिटिकल फंडिंग में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। जो सेंट्रल आइडिया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के पीछे वो अगेन जो मैंने बताया अभी ट्रांसपेरेंसी के लिए है। एंड गवर्नमेंट ने एक स्कीम डिस्क्राइब की इलेक्टोरल रिफॉर्म। तो कंट्री में जहाँ पे हम कैशलेस इकोनॉमी देखना चाहते हैं वहाँ पे एक इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए हमने ऐसा स्कीम हम लेके आए। ओके, नाउ यहाँ पे एक क्रोनोलॉजी है कि क्या क्या हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड्स केस में। तो 2017 में जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है उसको इंट्रोड्यूस किया गया एज अ फाइनेंस बिल। एंड फाइनली 2017 को सितंबर 14 एक एनजीओ है उसने इस बॉन्ड स्कीम को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट के सामने। एंड 2017 में अगेन सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किए टू द सेंटर टू द इलेक्शन कमीशन विद रेफरेंस टू द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल्ड बाय दैट एनजीओ। 2018 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन रिलीज किया विद रेफरेंस टू इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। एंड 2022 में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में अमेंडमेंट आया। 2023 में सुप्रीम कोर्ट के पास ये प्लीज आए विद रेफरेंस टू ऑब्वियसली द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। एंड उन्होंने इस प्ली को रेफर कर दिया टू अ 5 जज बेंच। जो मैंने पहले डिस्कस किया कि 5 जज बेंच के सामने अभी इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है। जो 5 जज बेंच है इसको हेड किया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। एंड फाइनली 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट डिलीवर किया annulling the scheme, okay, and calling it unconstitutional। यहाँ पे फर्दर जो कोर्ट है उन्होंने बोला कि जो डोनर की एनोनिमिटी है अनोनिमस यहाँ पे अनोनिमस तरीके से बॉन्ड्स दिए जा रहे थे। जो पॉलिटिकल पार्टी के पास फंडिंग जा रही थी वहाँ पे एनोनिमिटी थी। ठीक है, जो कि दिस वाज अगेंस्ट द राइट टू इंफॉर्मेशन। आर्टिकल 19(1)(a) में क्या है? आर्टिकल 19(1)(a) में हमारा फ्रीडम है। ठीक है, इट इज द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ओके, एंड इसी के अंदर हमारा राइट आता है राइट टू नो। एंड राइट टू नो के से राइट टू इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे ये अनोनिमस फंडिंग जो थी इट वाज अगेंस्ट वोटर्स राइट टू इंफॉर्मेशन। ओके, एंड यहाँ पे राइट टू इंफॉर्मेशन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड द वोटर्स शुड नो कि वो किनको वोट करने वाले हैं एंड हाउ द फंडिंग इज इनडायरेक्टली हेल्पिंग दोज पीपल। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे डबल प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट अप्लाई किया जहाँ पे वो बैलेंस कर रहे थे दो राइट्स को, राइट टू प्रिवेसी उन डोनर्स का एंड राइट टू इंफॉर्मेशन बाकी वोटर्स का।
ओके, यहाँ पे ये टेस्ट अप्लाई करके सुप्रीम कोर्ट इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि जो राइट टू प्रिवेसी है उन लोगों का उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट राइट टू इंफॉर्मेशन है बाकी वोटर्स का। ओके, यहाँ पे फर्दर स्टेट ने ये बोला कि सॉरी, जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये बोला कि स्टेट को लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव मेथड यूज करना है दोनों ही राइट्स के लिए। वी डू अंडरस्टैंड दैट वी हैव फंडामेंटल राइट्स, लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो उसके कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं एंड स्टेट को इंश्योर करना है कि मिनिमम रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई किए जाएं। ओके, एंड यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि लेस इंट्रूसिव मेथड्स यूज करने हैं सच एज इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम। ऐसे स्कीम्स अप्लाई किए जा सकते हैं जो कि इसको रिप्लेस करेंगे, जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है उसको रिप्लेस करने के लिए। विद रेफरेंस टू द जजमेंट द 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को डायरेक्ट किया कि जितना भी इंफॉर्मेशन है वो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उनको फॉरवर्ड करे, उनको शेयर करे एंड फाइनली जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो उस इंफॉर्मेशन को पब्लिश करे। ओके, ऑनलाइन अपने वेबसाइट पे पब्लिश करे। ओके, देन नेक्स्ट न्यूज दैट वी हैव इज सुप्रीम कोर्ट with reference to इलेक्शन कमीशन लॉ। ओके, तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके रेफरेंस में कुछ नए लॉज आए हैं। ओके, सच एज चीफ इलेक्शन कमीशन कमिश्नर and other election commissioners, sorry, election commissioners Act 2023। ओके, यहाँ पे इसका सबसे नोटेबल फीचर ये है कि ये जो नया लेजिस्लेशन बना है इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट करेगा इलेक्शन कमीशन को। अर्लियर जो बेंच था या जो कमेटी फॉर्म होती थी फॉर दी अपॉइंटमेंट, वहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहते थे, नाउ वो हटा दिया गया है। ओके, यहाँ पे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो अपॉइंट करेंगे इलेक्शन कमिश्नर्स को ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ सिलेक्शन कमिटीज रिकमेंडेशन, जो कि प्रिपेयर किया जाता है आफ्टर कंसिडरिंग अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट proposed by the search committee which is headed by union law minister। okay, according to the section 7 of this act, ये जो सिलेक्शन कमेटी है इसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होगा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी, और अगर कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी नहीं है तो ऐसे किसी भी लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी का लीडर। ओके, जैसे करेंटली कोई अपोजिशन पार्टी नहीं है तो लोकसभा का जो लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी होगा उसका लीडर। ओके, यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि ईसीआई क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है एग्जैक्टली। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। ओके, हम यूजुअली पढ़ते हैं स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। ओके, तो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी क्या होती है, ऐसी कोई भी अथॉरिटी, ऐसी कोई भी बॉडी जो कि किसी स्टैट्यूट से या किसी लॉ से फॉर्म हुई हो। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू फॉर्म हुई है, इसलिए उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बोलते हैं। एंड दिस कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग यूनियन एंड स्टेट इलेक्शन प्रोसेसेस इन इंडिया। इंडिया में जो भी इलेक्शन के प्रोसेसेस हैं उनको देखने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल है। जो ये जो बॉडी है ये एडमिनिस्टर करती है इलेक्शन टू द लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड अदर ऑफिसर्स सच एज ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन द कंट्री। ओके, तो ओरिजिनली जो कमीशन था उसमें सिर्फ एक इलेक्शन कमिश्नर था, लेकिन बाद में इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट के थ्रू जो कि 1989 में आया था उसे एक मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया। ओके, नाउ यहाँ पे ये जो कमीशन है इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है एंड 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। जो ईसीआई का सेक्रेटेरिएट है
ये न्यू दिल्ली में है, ओके। एंड स्टेट लेवल पे जो इलेक्शन कमीशन होता है, इट इज हेल्ड बाय चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, जो कि एक IAS रैंक ऑफिसर होता है। जो प्रेसिडेंट है, ही विल अपॉइंट इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर। ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, इनका एक फिक्स टेन्योर होता है फॉर 6 years एंड अप टू द एज ऑफ 65 years। इन दोनों में से जो भी पहले आएगा वहां तक टेन्योर होगा। इनके जो राइट्स है, जो स्टाटस है, ये इक्वली इंजॉय करते हैं एज दैट ऑफ एनी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो सैलरी रिसीव करते हैं, जो पर्क्स एंजॉय करते हैं, वो सिमिलर नेचर का होता है। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उसे रिमूव किया जा सकता है ओनली बाय द प्रोसेस, जिस प्रोसेस से सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करते हैं, जो कि पार्लियामेंट के थ्रू होता है। ओनली दैट इज द वे जैसे जिससे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव किया जा सकता है, ओके। यहाँ पे यहाँ पे इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो अभी नया लॉ आया है, नया लेजिस्लेशन आया है, इसने एक्चुअली ओवरटर्न कर दिया है एक जजमेंट को, ओके। जो कि द जजमेंट इज सॉरी द जजमेंट इज अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 2023 का जजमेंट है। इसको ओवरटर्न करके एंड एक नया ये लेजिस्लेशन लाया गया है। इस केस में बोला गया था कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया जाए तो पूरी पावर एग्जीक्यूटिव के पास आ जाएगी, ओके। तो यहाँ पे अगर अपॉइंटमेंट हम सिर्फ एग्जीक्यूटिव पे छोड़ देते हैं तो दिस वुड बी डेट्रीमेंटल टू द डेमोक्रेसी, ओके। एंड जो हम इंश्योर करना चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, उसमें भी कुछ हद तक ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ओके। एंड सो दिस इज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिगार्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे इसके कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देख लेते हैं, जो कि मैंने पहले ही बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू फॉर्म हुआ है, ओके। जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 15 है, Constitution Part 15, this deals with election and the establishment of commission. Okay, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसको establish किया गया था with according to the Constitution on 25th January 1950, ओके। तो इस टाइम पे इसको हमने फॉर्म किया था, एस्टैब्लिश हुआ था। एंड फाइनली जो हमारे आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 324 टू 329, ये सब डील करते हैं विथ इलेक्शन एंड द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या उसके पार्ट होंगे, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन होगा, क्या फंक्शंस होंगे, क्या टेन्योर होगा, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है, विद रेफरेंस टू ऑब्वियसली द कमीशन एंड द मेंबर्स, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज CAA rules, okay. CAA rules, this is Citizenship Amendment Act। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली नोटिफाई किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एक्ट है 2019 का है, जिसका इम्प्लीमेंटेशन अब 4 साल के बाद किया जा रहा है। दिसंबर 29 में इसको पास किया गया था, ओके। जो CAA 2019 है, इंडियन लेजिस्लेचर है, that provides a path to Indian citizenship, ठीक है। माइग्रेंट्स को which belong to six religious minorities, that is Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi, Christian, okay, from Pakistan, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान। जब हम यहाँ पे माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये जितने रिलीजन हैं, दे आर अ माइनॉरिटी इन दीज कंट्रीज, ओके। तो इसीलिए उनको हम सिटीजनशिप प्रोवाइड करेंगे। और हमें पता है कि काफी सारे माइग्रेंट्स आए हैं, ओके। इससे पहले भी गवर्नमेंट ने पहले काफी सारे स्टेप्स लिए थे टू एड्रेस द फ्लाइट ऑफ रेफ्यूजीज, ओके। जो भी रेफ्यूजीज आते हैं उनसे कंसर्न काफी सारे स्टेप्स लिए गए, मेजर्स लिए गए, विच इंक्लूड अमेंडमेंट टू द सिटीजनशिप रूल of 2004 and further
नोटिफिकेशन जो कि लाए गए थे 2014 में, 2015 में, 2016 में एंड 2018 में. ओके. नेक्स्ट, ये जो सीए रूल्स है 2024 के, यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस कैसा होगा. तो जो एप्लीकेशन प्रोसेस है इसे बनाया गया है अंडर सेक्शन 6B ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955. जो एप्लीकेंट्स हैं इनको अपना कंट्री ऑफ ओरिजिन का प्रूफ देना है, इनके रिलीजन का, एंड डेट ऑफ एंट्री इनटू इंडिया, एंड नॉलेज ऑफ एनी इंडियन लैंग्वेज. These all are required to qualify for इंडियन सिटीजनशिप. इन सबसे उनको इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है. ठीक है. तो प्रूफ ऑफ कंट्री ऑफ ओरिजिन के लिए क्या नेसेसिटी है कि वो वेरियस डॉक्यूमेंट दे सकते हैं विच इंक्लूड देयर बर्थ सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, लाइसेंस, लैंड रिकॉर्ड और एनी अदर डॉक्यूमेंट जो कि उनके प्रीवियस सिटीजनशिप को प्रूव कर सकता है जिस भी कंट्री में वो है. ओके. देन नेक्स्ट है डेट ऑफ एंट्री इनटू इंडिया. इंडिया में उनकी एंट्री कब हुई थी इसको भी प्रूव करने के लिए वो अलग अलग डॉक्यूमेंट दे सकते हैं. अप टू 20 डॉक्यूमेंट्स हैं विच इंक्लूड्स visas, residential permits, census slips, driving licenses, आधार कार्ड, राशन कार्ड, गवर्नमेंट और कोर्ट लेटर्स, बर्थ सर्टिफिकेट एंड अलॉटमेंट. ओके. यहाँ पे अब पर्टिकुलरली प्रॉब्लम क्या आ रही है इम्प्लीमेंटेशन में. जैसे कि हमें पता है कि इसके इम्प्लीमेंटेशन के इम्प्लीमेंट होने के लिए भी काफी सारे पिटिशन फाइल कर दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में. तो वो उसका रीजन क्या है एग्जैक्टली. तो दिस पोजेस अ कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज. ओके. हमें ऐसा लगता है कि वो आर्टिकल 14 को वॉयलेट कर रहा है. ठीक है. आर्टिकल 14 हमें पता है दिस इज इन रेफरेंस टू राइट टू इक्वालिटी. ठीक है. जो कि क्या है राइट टू इक्वालिटी. आपको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज मिलेगा एंड एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ. ओके. यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी प्रोवाइड करता है बिफोर लॉ एंड डिस्क्रिमिनेशन का प्रोहिबिशन. दिस कम्स अंडर आर्टिकल 15. ओके. ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. यहाँ पे जो प्रोसीजर है सिटीजनशिप ग्रांट करने का दिस इज बेस्ड ऑन रिलीजन एंड ये डिस्क्रिमिनेटरी लग रहा है. ठीक है. एंड द नेक्स्ट इज पोटेंशियल फॉर डिसएनफ्रेंचाइजमेंट. तो यहाँ पे जो सीए है उसको हम ऑफन लिंक करते हैं विद नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जो कि एक प्रपोज नेशनल वाइड एक्सरसाइज है टू आइडेंटिफाई इलीगल माइग्रेंट. ओके. जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए. दिस ऑल्सो हैव एन इम्पैक्ट ऑन आसाम अकॉर्ड. आसाम में एक स्पेसिफिक प्रोविजन है. ठीक है. स्पेसिफिकली एक लॉ लाया गया है. जो यहाँ पे कंसर्न है वो ये है कि क्या ये कंपैटिबल होगा आसाम अकॉर्ड से. आसाम अकॉर्ड 1985 में आया. जो अकॉर्ड है ये क्राइटेरिया एस्टैब्लिश करता है सिटीजनशिप डिटरमाइन करने के लिए आसाम में, जहाँ पे स्पेसिफिक कट ऑफ डेट दिए गए हैं रेजिडेंसी के. सीएए में टाइमलाइन डिफरेंट है. ठीक है. हमें पता है कि सीएए के लिए क्या बोला गया है 31 दिसंबर 2014. ओके. ये डेट दिया गया है विच इज ऑब्वियसली डिफरेंट इन आसाम अकॉर्ड. तो ये जो डिफरेंट टाइमलाइन होगी ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकता है बिटवीन द प्रोविजंस ऑफ दीज टू एक्ट. ठीक है. दिस कैन लीड टू लीगल एंड पॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशन. ओके. अब यहाँ पे इसके साथ साथ हमारे लिए जानना ये भी जरूरी है कि अगर इसके साथ इंडिया और क्या क्या ध्यान रख सकती है. व्हाट आर दी पॉसिबल मेजर्स दैट इंडिया कैन टेक. ओके. तो पहले यहाँ पे देयर इज अ नीड कि जो ये रिफ्यूजीज के लिए कर रहे हैं ये इंक्लूसिव हो. ठीक है. इंक्लूसिव रेफ्यूजी पॉलिसी. ओके. इंक्लूसिव रेफ्यूजी पॉलिसी हो जो कि इन लाइन पर यूएन रेफ्यूजी कन्वेंशन के स्टैंड करे. ओके.
तो ह्यूमन रेफ्यूजी कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ऐसा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है विद रेफरेंस टू रिलीजन और एथनिसिटी, ठीक है। वो एक ऑल इंक्लूसिव फीचर है। व्हेयरएज जो सीएए है उसे रिलीजन के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन हमें दिखता है इसमें, ठीक है। तो अगर वो मोर इन द लाइन ऑफ ह्यूमन रेफ्यूजी कन्वेंशन हो तो इट वुड बी मच मच बेटर, ओके। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे इंडिया शुड प्रायोरिटाइज कि वो फंडामेंटल राइट को ऑब्जर्व करें, मुझे ऑब्वियसली अगेन कमिंग बैक टू आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 15, इक्वालिटी होनी चाहिए, नॉन डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। एंड इसके साथ में जब वो डॉक्यूमेंटेशन की बात कर ही रहे हैं तो जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगा उसमें असिस्टेंस दिया जाए, ओके। डॉक्यूमेंटेशन में असिस्टेंस, तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो कि माइनॉरिटी क्लास है उनको हेल्प दिया जाए सो दैट थोड़ा प्रोसेस उनके लिए इजी हो सके, ठीक है। जो भी इंडिविजुअल्स हैं स्पेसिफिकली फ्रॉम द मार्जिनलाइज सोसाइटी उनको मिल सके जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स वो देना चाहते हैं टू प्रूव देयर सिटीजनशिप, उसमें अगर स्टेट की तरफ से हेल्प मिलता है तो इट वुड बी एक्सट्रीमली गुड एंड उनके लिए ज़्यादा परेशानी पोज नहीं करेगा, ओके। तो these were few of the news which I felt कि थोड़ा इसके लिए डिस्कशन होना चाहिए है, ठीक है। So these were with reference to CAA Constitutional Amendment Act, okay. Then obviously the Election Commission of India and the laws which have come up now, and then obviously electoral bond scheme, and we also know electoral bond scheme से रिलेटेड अभी तक सुप्रीम कोर्ट में वो चल ही रहा है, ठीक है। पिटिशन आ रहे हैं एंड पूरे टाइम ऐसा हो रहा है कि एसबीआई कुछ भेज रही है इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन विदहोल्ड कर रही है। तो अभी उसमें फाइनली क्या होगा वो भी देखना बाकी है, बट काफी हद तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो भी इंफॉर्मेशन है उसको पब्लिश कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट को भेज चुकी है एंड ऑल्सो टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ओके। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।